हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी 105 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये पूरे पीडीएफ में आई गेस 14 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, और हम लोग सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक ही पार्ट में नहीं, पार्ट कर करके देखेंगे इनको, अलग अलग वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करके। वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इतना अटेंशन स्पैन आप लोगों का नहीं होता। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आप लोग को एक और चीज बोल दूं, आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप लोग पास तो हो ही जाओगे एग्जाम में। ओके, तो ध्यान से समझना चीजें, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब देखो, नाम से डर मत जाना, बहुत इजी है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंपली तुम्हें पूछा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी याद रखना। ठीक है, ये देखो ऐसे ही जो 6 मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, किसी भी नाम से आपको पूछ सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, लेकिन आंसर जो है सेम ही आएगा। कंपैरेटिव मेथड भी कहते हैं इसे। ओके, सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक नया फोन खरीदना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सैमसंग, आईफोन, दोनों को कंपेयर करोगे, प्राइस कंपेयर करोगे, कैमरा कंपेयर करोगे, बैटरी कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपैरिजन से हमें पता लगता है कि कौन सा ऑप्शन जो बेटर होगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी स्कॉलर्स जो हैं, स्कॉलर्स यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस के फील्ड से हैं, जिन्होंने इसको स्टडी करा है, वो डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, और इसी को हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करके उनकी सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंसेस और उनकी फंक्शनिंग को समझना। सिंपल, आप अलग अलग कंट्रीज उठाओगे, उनके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम वो फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक और मेरिटोक्रेट, ऑटोक्रेट, आप अलग अलग सिस्टम्स को उठाओगे और उन्हें कंपेयर करोगे कि उसमें सेम चीजें क्या हैं, अलग क्या है, और वो कैसे सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, वहीं चाइना में वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज बहुत स्टेबल होती हैं और कुछ में बार बार जो है पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अभी नेपाल वाला हो गया, श्रीलंका वाला हो गया। ठीक है, इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूज करते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि क्या है, तो सबसे पहले आप समझो, हमें पॉलिटिक्स को बेटर समझने में हेल्प करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सबसे पहली बात, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम है जो बेटर होगा। ओके, और तो और मान लो एक कंट्री बहुत तेजी से डेवलप कर रही है और दूसरी कंट्री पीछे रह गई है, तो कंपैरिजन करके हम जान सकते हैं कि सक्सेस के पीछे कौन सी पॉलिसीज या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स का काम हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, कंट्रीज एक दूसरे से सीख सकती हैं। किसी कंट्री की एजुकेशन या हेल्थ केयर अच्छी रही है पॉलिसी, तो दूसरी कंट्री उसे अपना सकती है। ओके, आज के टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हर कंट्री जो है डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग स्टेज पे है, तो वो डेवलप्ड नेशंस को देके सीखना चाहती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका एवोल्यूशन देखें कैसे ये चेंज हुआ है, तो इसके मेनली 3 फेजेस है। सबसे पहला आता है आपका क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल फेज। ये सबसे पुराना फेज है। इस फेज में स्कॉलर्स जैसे कि एरिस्टोटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, ठीक है, इस फेज में स्कॉलर जैसे कि एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ को स्टडी करा था, और इनका फोकस जो था वो मेनली इंस्टीट्यूशन पर था। इंस्टीट्यूशन मतलब कि पार्लियामेंट कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि कैसे वो पार्टी रूल कर रही है, उसे ये इग्नोर कर देते थे। ठीक है, यानी कि लोग वोट क्यों देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करती है, ये सब उन्होंने स्टडी करा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये देखा पार्लियामेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट में कौन कौन होता है, बस। ओके, बात समझ आई। दूसरा आता है आपका बिहेवियरल फेज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्कॉलर्स ने कहा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पॉलिटिक्स नहीं समझ आती, पॉलिटिक्स को समझने के लिए लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए इन यहाँ पर जो है फोकस शिफ्ट हो गया था वोटिंग बिहेवियर पर। वोटिंग कैसे होती है, पब्लिक का ओपिनियन क्या रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स के नाम दे रखे हैं, इन सबको आप याद रखोगे, पढ़ोगे। ठीक है,
रिसर्चर्स ने सर्वेस, इंटरव्यूज और डेटा एनालिसिस का यूज करना शुरू किया पॉलिटिक्स को एक तरह साइंटिफिक बनाने के लिए, देखने के लिए कि कौन सी चीजें कहाँ बेटर हो रही हैं। ओके, फिर आता है पोस्ट बिहेवियरल फेज। बाद में कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना ही इनफ नहीं है, रिसर्च का रिलेशन रियल लाइफ की प्रॉब्लम से भी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक इंसान वोट दे रहा है, तो वोट इस पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक जो इश्यूज थे ना कंट्री में, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सारे इश्यूज को स्टडी करा गया ताकि देख सके कि लोग इसको वोट क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है। ओके, तो याद रखोगे ट्रेडिशनल में जो है आपके इंस्टीट्यूशंस का यूज हुआ है, ठीक है। बिहेवियरल में हमने बिहेवियर देखा है, और पोस्ट बिहेवियरल में हमने रियल प्रॉब्लम्स का रेलेवेंस देखा है। ओके, अब देखो तुम्हें मेथड्स जो हैं वो समझने हैं कि क्या क्या यूज होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। स्टडी करने के लिए सबसे पहले यूज होता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सिस्टम को उनके पास्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे पास्ट में चीजें चेंज हुई थी, जैसे हमारा ब्रिटिश रूल से लगाकर अभी तक, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मेथड में हमारा फोकस होता है बेसिकली इंस्टीट्यूशंस पर, अलग अलग, जैसे पार्लियामेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब। बिहेवियरल में हमने अभी पढ़ा पॉलिटिकल बिहेवियर, हम देखते हैं लोगों का, लोग क्यों वोट देते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं, वो सब। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड, ये गैब्रियल एलमंड से रिलेटेड है, याद रखोगे नाम, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सारे मेथड्स पढ़ लेना प्लीज, कोई किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें दो या उससे ज्यादा कंट्री को कंपेयर किया जाता है, सिंपल। ओके, इजी था। सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस हमने देख ही लिया पहले, जब मैंने आपको बताया था क्या इंपॉर्टेंस है इसका। कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके, अभी हमने देखी थी कंपैरेटिव मेथड, अब हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके भी देख लो, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस देख लेना, तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पर आंसर जो है सेम रहेगा। ओके, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप किसी स्कूल को समझना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप सबसे पहले किन चीजों को देखोगे कि किस किस इंसान का क्या क्या रोल है, प्रिंसिपल का क्या काम है, टीचर्स का क्या काम है, स्कूल के रूल्स का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। यानी आप स्कूल के इंस्टीट्यूशन को स्टडी करोगे कि स्कूल में है क्या क्या। बिल्कुल इसी तरह हम लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो भी किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को समझने के लिए उसके इंस्टीट्यूशन का स्टडी करते हैं, और इसी को हम जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। समझ आई आपको, बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान देने। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशन का नाम ही दिख रहा है उसमें, तो इंस्टीट्यूशन ही स्टडी करेंगे। ओके, देखो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच मान जाता है, जब हमने अभी पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। इस अप्रोच में पॉलिटिक्स को समझने के लिए मेनली फोकस किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ये सब चीजों पे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहता है कि अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा। ओके, अब अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहले है फोकस ऑन फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फोकस होता है फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे कि पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये इंस्टीट्यूशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे काम करते हैं, इसी का स्टडी होता है इसमें बेसिकली, ठीक है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिएंटेशन, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये मानता है कि पॉलिटिकल लाइफ को लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ही शेप करते हैं, यानी कि हर चीज जो है आपके लॉज पे बेस्ड होती है। इंडिया में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंडिया में प्रेसिडेंट की पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो प्रेसिडेंट को चला रहा है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव नेचर, ये अप्रोच में डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब। ओके, फिर आता है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इंस्टीट्यूशनल स्कॉलर्स हिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ,
जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे टाइम में हम देखें, हमारे टाइम में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, ब्रिटिश के बाद ना, तो ब्रिटिशर्स को भी स्टडी करा जाएगा। ओके। फिर आता है नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। ये अप्रोच इंस्टीट्यूशन को जज भी करता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं, जस्टिस मिल रहा है या नहीं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं, इक्वालिटी सबको मिल रही है नहीं, क्वेश्चन करना चीजें, ठीक है। कंपेरेटिव एनालिसिस ये हमने पढ़ लिया कि दोनों चीजों को कंपेयर करके भी देखता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, ठीक है। दो लोग आ जाते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डाइसी एंड फ्रेडरिक। सबसे पहले एवी डाइसी को देखें। तो डाइसी को मेनली जो है रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अलग से पेपर में आ सकता है, ठीक है। देखो इन्होंने कहा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में सब लोग जो है लॉ के सामने इक्वल होने चाहिए, चाहे आम सिटीजन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबको लॉ फॉलो करना होगा। और डाइसी ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो देखो, डाइसी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाते हैं। अगर आपके लॉज अच्छे हैं, आप लोगों को इक्वल रख रहे हो, सबको फेयर राइट्स दे रहे हो, तो ही आपका जो है डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ओके। फिर आते हैं कार्ल जे फ्रेडरिक। कार्ल फ्रेडरिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। इनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, पार्लियामेंट की क्या ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है, ये सब चीजें जो लोग फॉलो करते रहेंगे तो उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबल रहेगी। ओके। अगर हम कुछ स्ट्रेंथ्स या वो देखें इंपॉर्टेंस इसकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, तो इसमें यह आ जाता है। देखो एडवांटेज क्या है इसका, हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सिस्टमैटिकली समझने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर के कितने मिनिस्टर्स होते हैं, सब समझने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो नींव है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से आई है। ओके। अब इसकी लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर फोकस करता है और लोगों के एक्चुअल बिहेवियर को जो है इग्नोर कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ ये अप्रोच पब्लिक ओपिनियन, लोग क्यों वोट दे रहे हैं, बिहेवियर पे तो ध्यान देती ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो इमर्जेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से भी आ सकता है। देखो बाद में ना स्कॉलर्स ने कहा कि इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उन्हें सोसाइटी और पीपल्स बिहेवियर के साथ मिलाकर स्टडी करना चाहिए, ठीक है। वही जो हमने बात करी कि बिहेवियर समझना जरूरी है। इसी से जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। और ये अप्रोच जो है इंस्टीट्यूशन के साथ साथ लोगों के बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स, इन सबको भी स्टडी करती है। ओके। कंक्लूजन में आप पूरा कंक्लूजन लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। 5 तरह इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव मैंने दे रखे हैं, इसको ध्यान रखना। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से समझना। देखो ये टॉपिक ना सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सिंपल है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 2-4 बार तो समझ आएगा। देखो इंडिया में ना कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप और बहुत सारी, ठीक है, बीएसपी, ये सब बहुत सारी पार्टीज हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एक ही पार्टी सबसे पावरफुल है और वही कंट्री को लीड करती है, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही पार्टी है वहां पे, सिंगल पार्टी, ओके, और वही रूल करती है, वही मेजोरिटी में रहती है। इसलिए चाइना को वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या सीपीसी चाइना की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, या फिर आपकी इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, मेजर डिसीजन जो है वो सीपीसी का इन्फ्लुएंस होकर ही होता है। 1949 से लेकर आज तक चाइना में इसी पार्टी का रूल है और इसी ने चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शेप करा है। अब आप सोच लो, एक पार्टी रूल कर रही है कितने सालों से, ठीक है, 70 साल से ऑलमोस्ट, और तो भी उनका डेवलपमेंट देख रहे हो, और हमारे यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज के बाद भी डेवलपमेंट देख रहे हो। दैट इज द डिफरेंस। ओके। देखते हैं इसका इमर्जेंस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे पार्टी आई। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, जो लोग भी पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके चीजें पढ़ा करो, थोड़े से अपने ओपिनियन रखा करो, अपनी सोच रखा करो।
और सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, उन लोगों के पास चीजों को क्वेश्चन करने का नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स वाले, सोशियोलॉजी वाले चीजों को क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए हम दिमाग खोल के पढ़ते हैं। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हम देखते हैं पहले पार्टी आई कैसे। देखो, सीपीसी ना की शुरुआत कैसे हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फाउंडेशन जो है 1921 में रखी गई थी शंघाई में। ओके, उस समय कुछ रेवोल्यूशनरीज मार्क्सिस्ट आइडिया से इंस्पायर हुए और उन्होंने ये पार्टी बनाई। मार्क्सिस्ट के आइडिया पता है ना, कार्ल मार्क्स के इकोनॉमी पे बेस्ड वो, ठीक है। उस समय कुछ रेवोल्यूशनरीज देखो इससे इंस्पायर होके लीडर्स जो थे इसके फेमस, माओ जेडोंग, ये है सबसे फेमस लीडर जिन्होंने पार्टी स्टार्ट करी। 1920s और 30s में कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ स्ट्रगल करा। कई सालों तक सिविल वॉर चलने के बाद जो है कम्युनिस्ट जीत गए। सिविल वॉर हुआ था प्रॉपर, ठीक है। दूसरी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी, उसके अगेंस्ट सिविल वॉर हुआ। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुई। तब से लेकर आज तक सीपीसी ही रूलिंग पार्टी है। सिविल वॉर हुआ, उसके बाद ये जीते और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और तब से लेकर अब तक यही है, ठीक है। इनकी अगर हम आइडियोलॉजी देखें तो क्या है, सबसे पहले मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। देखो, इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में सोशलिज्म इस्टेब्लिश होना चाहिए और वर्कर के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि सोशलिज्म आएगा, यानी कि सब इक्वल होंगे तो ही जो है कंट्री चल पाएगी, ठीक है। तो यही होता है। ओके, दूसरा जो था उनकी आइडियोलॉजी थी माओ जेडोंग थॉट, जो उनके लीडर थे उन्होंने मार्क्सिज्म को चाइनीज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई करा था। माओ का मानना था कि चाइना जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री में पीजेंट्स यानी फार्मर्स रेवोल्यूशन का मेन फोर्स जो है बन सकता है। इसीलिए माओ जेडोंग थॉट चाइनीज रेवोल्यूशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्स और एग्रीकल्चर फार्मिस्ट वगैरह को इंपॉर्टेंस देना। ओके, दूसरी आ जाती है डेंग सियाओपिंग की थ्योरी, ठीक है। माओ के बाद ये आए थे और इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह स्टार्ट किए थे। इन्होंने कहा कि चाहे बिल्ली काली हो या सफेद हो, अगर चूहे पकड़ रही है तो अच्छी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, ठीक है। उन्होंने बेसिकली कहा था नो मैटर हु द पार्टी इज, अगर वो काम कर रही है तो दैट इज दैट, खत्म, ठीक है। प्रैक्टिकल रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी हमारी कंट्री में पार्टी है, ओके, बट काम नहीं हो रहा। काम होना चाहिए ना, काम, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें कोई पार्टी की तरफ हेटरेड नहीं है, कोई हमारे लिए कोई पार्टी अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। काम करेगी जो पार्टी वो अच्छी है हमारे लिए, सिंपल, ठीक है। फिर जो है जी जिनपिंग, जो उनके हैं मेन लीडर, ठीक है। उन्होंने जो है ये वाला थॉट इंट्रोड्यूस करा था अपना। इसमें उन्होंने बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करी थी और चाइना को एक ग्लोबल पोजीशन जो है उस पर लाने की बात करी थी और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले है नेशनल पार्टी कांग्रेस। ये पार्टी का हाईएस्ट फॉर्मल बॉडी होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिस्कस की जाती हैं और लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर आती है एक इनकी सेंट्रल कमिटी, ये पार्टी कांग्रेस के बाद इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पार्टी होती है इनके बाद, ओके। फिर आती है पोलिट ब्यूरो, ठीक है। ये सीनियर लीडर्स का ग्रुप होता है जो मेजर पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। फिर इनकी आती है एक स्टैंडिंग कमिटी, ये चाइना का सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग ग्रुप माना जाता है। यहीं से मेजर नेशनल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है जनरल सेक्रेटरी, ये पार्टी का हाईएस्ट लीडर होता है। प्रेजेंटली ये वाली जो पोजीशन है जी जिनपिंग के पास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा है इनका पार्टी का, सिर्फ ये लोग होते हैं पार्टी में, दैट्स इट। कोई मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये सब नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। बहुत बार अलग से भी पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, पार्टी मेंबर्स अपनी ओपिनियन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन हो जाए तो सबको उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि डिस्कशन पहले होगा और ओबीडियंस बाद में। इसी प्रिंसिपल से पार्टी में यूनिटी और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, यानी कि डिसीजन सब मिलके लेंगे, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया गया तो वो फॉलो करा जाएगा, ओके। अब रोल एंड फंक्शंस क्या है कम्युनिस्ट पार्टी के, तो पॉलिटिकल लीडरशिप, चाइना की पॉलिटिक्स को सारा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट के ऊपर कंट्रोल है, सारा इन्फ्लुएंस इनके पास होता है। मिलिट्री का कंट्रोल भी इनके पास है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज वगैरह जो बनती है वो भी। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि नेशनल यूनिटी, स्टेबिलिटी पे सब कुछ यही काम करते हैं, ओके। अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वन पार्टी रूल है इनका, ओके। साथ ही साथ बहुत सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है सोशलिज्म की तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ गवर्नमेंट और सोसाइटी पे ये बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं,
ओके। ये सब फीचर्स जो है सीपीसी को दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी में से एक बनाते हैं, यानी कि सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी यही है आज की दुनिया के टाइम पे। ओके, यहाँ हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पहले तुम लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ तुम्हें 3 क्वेश्चन समझ आए या नहीं। अगर आए हैं तो मैं पार्ट 2 लेकर आती हूँ, तुम्हें नीचे कमेंट करना है कि क्या समझ आया, नहीं समझ आया, कैसा रहा। और साथ में नंबर 2, ठीक है, मैं पार्ट 2 भी जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी। साथ ही साथ अगर तुम्हें ये पूरा पीडीएफ चाहिए हो तो तुम लोग मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। ओके, और तुम लोग ये पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, ये पीडीएफ फ्री नहीं है, तुम ये परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट है एक, उसको पे करके तुम ये परचेज कर सकते हो और इससे पढ़ सकते हो। इतना मैं बोल सकती हूँ कि अगर तुम ये पीडीएफ से पढ़ लोगे तो तुम इजीली पास हो जाओगे। ओके, तो ये तुम कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।